नमस्ते प्रणाम आप सभी को। बताएंगे मेरी वॉइस क्लियर है, यस या नो? एक बार कंफर्म कराएंगे आप लोग। एक बार कंफर्म कराएंगे मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं, फिर हम सेशन को ज्वाइन करते हैं। एक बार बताएंगे मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं। क्लियर है? चलिए सब लोग आ गए। चलिए अभी आप लोग से थोड़ा ठीक है। हाँ, पुनः सभी को नमस्ते प्रणाम और आप सभी का स्वागत है शेखर क्लासेज में। और एक नया बैच है हम लोग का, जो हफ्ते में 5 दिन इसकी क्लास होगी। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सब लोग थोड़ा पेशेंस ये रखिएगा। मैं बता दूं कि पेशेंस ये रखना है कि थोड़ी क्लास 5 मिनट 10 मिनट लेट हो सकती है। आप लोग मैसेज करने की जरूरत नहीं है। हमको भी पता है कि हम क्लास अगर लेट स्टार्ट करेंगे तो हमको कंप्लीट करना है, क्योंकि एक टॉपिक हमको एक दिन में कंप्लीट करना है और एक टॉपिक तो बिल्कुल रोज कंप्लीट करना है कैसे भी करके। और जो ज्वाइन नहीं होगा, आपको पता है 85% या 80% उपस्थिति नहीं है तो हम क्लास से बाहर कर देंगे। और अब आपने इसी वजह से आपने भी ज्वाइन किया है, तो उपस्थिति सबकी होनी बहुत अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, कोई जाएगा नहीं। नहीं कंटेंट पसंद आएगा तो एक बार हमको बोलना, अच्छे कंटेंट अपडेट कराएंगे। टाइपिंग हो रही है, 5 क्लासेस की टाइपिंग हो गई, अगले में और देंगे। लेकिन मैं इतना उम्मीद करता हूं कि जितना कंटेंट मैं अगर आपको इस MCQ में दूंगा, रियल में कुछ देखो नोट करने की कोई जरूरत, जितना नोट करना कर लेना है। क्योंकि इसकी 2 PDF मैं आपको एप्लीकेशन में अपलोड करूंगा। क्लास के तुरंत 10 मिनट बाद चेक करना, आपको 2 PDF मिलेगी। एक लिखा हुआ मिलेगा जिस पे टिक लगा है, या एक आपको सेम वही PPT मिल जाएगी। तो घबराने की नहीं कि इसकी PDF कहाँ पे मिलेगी, कहीं शेयर नहीं होगा, सीधे PDF आपके एप्लीकेशन के बैच में ही मिलेगी। वहीं से आप उसको पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा, रिवीजन करिएगा, लेकिन कंटेंट को समझिएगा। सब लोगों से अपील मैं करता हूँ, सप्ताह में 5 क्लास होगी, 100% एक्स्ट्रा क्लास होगी तो मैं आपको बता दूंगा, घबराइएगा मत। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। प्रश्नों का खुद आप लोग बताइएगा कि प्रश्न कैसे हमने बनाया है। प्रश्नों पे हमने खुद का मेहनत मैंने किया है, किसी का मेहनत नहीं है, बस टाइपिंग का मेहनत किसी और का है। हाँ, नमस्ते सभी को, नमस्ते प्रणाम। और देखिए आज हम लोग देखेंगे कला के तत्व, जिसमें टॉप MCQ के बारे में हम लोग को समझना है। ये टॉप MCQ है क्या? ऐसा MCQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को नहीं रखा गया है, सभी नए प्रश्नों को यहाँ पे रखा गया है। नए प्रश्नों को रखने का मकसद ये है कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और इसी को समझाने के लिए बैच बना है और इस बैच का नाम रखा गया अध्यापक बैच। और इसमें हम कला के तत्वों को टॉप MCQ के बारे में देखेंगे और सबको मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा कैसे हल करना है। चलिए बालक, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, सब लोग बताएंगे किसी क्वेश्चन को समझने से पहले 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो। आंसर जानने से पहले 2 बार तो कम से कम पढ़ लो। अगर आंसर जानने से पहले 2 बार पढ़ लिए तो क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो गया। तीसरी बार अगर हम आंसर बता दिए तो क्वेश्चन कभी नहीं भूलेगा। चलो अब बातें नहीं करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, धड़ाल से पढ़ो। क्वेश्चन का आंसर कोई देगा, टैग करके देगा। पहले का A, दूसरे का B, तीसरे का C, इस तरह करके लिखना। ABC मत करना, अभी से आदत खराब मत करना, आप पूरा लिख के देना। पहले का A, पहले का B, दूसरे का C, आंसर लिखना आप स्टार्ट कर देना। हम पढ़े या ना पढ़े अपना आंसर देते रहना। ध्यान रखना कि किसका क्या होगा। आप लोग हम पढ़ने से पहले उससे आपको आंसर आ रहा है तो आंसर दे दो, लेकिन 1-2 बार पढ़ लेना। दिया कि कलाकार की अनुभूति, बहुत अच्छी बात है, कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण कला का रूप है। बिल्कुल सही है भाई, कि कोई भी कलाकार अपनी अनुभूति करता है उसी का परिपूर्ण चित्रण कला कहलाता है। बहुत अच्छी बात है। अब यहां से अटैच किया है कि इसी शब्द का प्रयोग यथार्थवाद के रूप में मिलता है। किस शब्द का? यानी कला का प्रयोग यथार्थवाद के रूप में कहां पे मिलता है? तो कला का प्रयोग यथार्थवाद के रूप में आपको कहां पे मिलता है? तो सबसे पहले कला शब्द का जो प्रयोग मिलता है, कला शब्द मिलता है ऋग्वेद में मिलता है।
किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद किसमें लिखा गया है? तो वैदिक काल में। वैदिक काल में किसमें लिखा है? वैदिक काल का समय काल आपको पता है 1500 बीसी से लेके इसका 600 बीसी समय काल है, और 1500 बीसी से लेके और 1000 बीसी के मध्य इसका क्या है? पूर्व वैदिक काल का समय काल है। इसी के समय में ऋग्वेद की रचना हुई है और इसी में सबसे पहले कला शब्द का तथ्य मिलता है। लेकिन बात आती है बालक कि कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग, यथार्थवाद का मतलब होता है प्रमाणिक। क्या होता है? प्रमाणिक प्रयोग कहां पे मिलता है? तो आपका मिलता है नाट्य शास्त्र में। इस नाट्य शास्त्र की रचना आपके कौन है? तो भरत मुनि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो भरत मुनि हो जाएंगे। प्रथम शताब्दी में इसमें रचना इन्होंने किया था और इसी नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया गया है। कितने रसों का? 8 रसों का। फिर बात करते हैं कामसूत्र में, तो 64 कलाओं का उल्लेख है। बाकी कामसूत्र तो बहुत बार मिलेगा, घबराने की बात नहीं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किसी को कुछ डाउट हो तो तुरंत पूछता रहेगा कि सर हमको डाउट है, एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत होगी तो तुरंत हमसे बताओ कि सर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, और अच्छे से करो। जितना कहोगे उतना अच्छे से करेंगे, लेकिन हाँ एक एक क्वेश्चन के बारे में मंथन करते रहना। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे देखेंगे। दिया क्या है बालक? दिया है कि कला शब्द की उत्पत्ति किससे? कल धातु से हुई है। बहुत अच्छी बात है, धातु से हुई है, जिसका अर्थ है, किसका अर्थ है? यानी कल का क्या अर्थ है? ये उत्तराखंड में एक बार टच किया था प्रश्न को, लेकिन इसको किसी दूसरे माध्यम से किया था, हमने किसी दूसरे माध्यम से किया था। क्या मतलब यहाँ पे दिया है? सुखी जीवन है कल का मतलब। सुखी जीवन है भाई, कला की बात कर रहा है भाई। कला हम किसी को दिखाएंगे, हम पढ़ाने की कला दिखा रहे हैं, तो क्या अपने को सुख होने के लिए दिखा रहे हैं? नहीं, आपको हम प्रेरित करने के लिए दिखा रहे हैं। तो कल धातु का जो मतलब होता है वो है प्रेरित करना। क्या होता है? प्रेरित करना। ध्यान रखना, जब हम कोई कला दिखाएंगे यानी कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ है कला शब्द की उत्पत्ति कल धातु से हुई है, और कल का मतलब होता है प्रेरित करना, अपने को खुश करना नहीं। क्या हो गया? प्रेरित करना। आई बात समझ में? याद रखना, यानी इसका हो जाएगा प्रेरित करना, यानी 2 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 का सी। सब लोग 2 का कोई बी कर रहा है क्या? नहीं नहीं, आर्यन सिंह बी कैसे होगा? 2 का सी होगा बालक। 2 का सी याद रखिएगा, बी नहीं। क्यों घबरा रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छे से पढ़िए, याद हो जाएगा। सेशन से कोई गायब नहीं होगा। यूट्यूब की क्लास नहीं, एप्लीकेशन की क्लास है। गायब नहीं होगा। 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन करके जाना है, फिर बताना कितना अच्छा लगा। उसके बाद से देखेंगे अगला दिया है। ये कहां क्लिक हो रहा है भाई? अगला दिया है कि यूनानी भाषा में कला हेतु टेक्ने, टेक्निक शब्द, टेक्ने का ही प्रयोग कर दे या टेक्निक कर दे, दोनों एक ही बात है। घबराना नहीं, एग्जाम में एग्जामिनर का मन जैसा हो गया वैसा लिख देगा वो। तो टेक्ने या टेक्निक शब्द का प्रयोग किस, जिसका अर्थ क्या होता है? बताओ इसका अर्थ क्या होता है? उत्पन्न करना होता है, तराशना होता है, रूप को संवारना होता है, ठीक करना होता है। अब बताओ ठीक करने का क्या मतलब है? कोई औजार है क्या किसी को ठीक कर रहे हैं? ठीक करने का कोई मतलब है? लल्लन टाइप तरीका लगाना हो, यहीं पे लगा दो। अब से लगाना स्टार्ट कर दो। अब टेक्ने, टेक्निक का मतलब, टेक्निक तो खुद ही ठीक करना होता है, नहीं होता है ये ठीक करना। ठीक का मतलब कोई वस्तु बिगड़ी हुई है उसको ठीक करेंगे। तो भाई बिगड़ी हुई कला में क्या है? कला को तो हम शुरू से बनाते हैं, बिल्कुल हटाओ। रूप को संवरना, अरे मेकअप थोड़े करना है फंडामेंटल लेके, क्यों मेकअप करेंगे? मेकअप करेंगे जब तक नौकरी नहीं है, कितना मेकअप कर लो, कितना भी सुंदर हो, कोई मतलब नहीं उसका। नौकरी भी हो जाएगा तो कौवा भी क्या कहलाता है? कौवा की शादी कबूतर से भी हो जाती है, जब नौकरी मिलती है तब। इसको ध्यान रखना। तो रूप को कैसे संवारेंगे भाई? कोई मतलब ही नहीं है। फिर बात आती है कि उत्पन्न करना। उत्पन्न करने का मतलब क्या है? उत्पन्न करना। अब देखो, कला उत्पन्न नहीं की जा सकती है। कला को हम कैसे ना करके बनाएंगे, तराशेंगे, कुटाई करेंगे, पिटाई करेंगे, कला तभी बनती है। कुटाई पिटाई का मतलब समझ रहे? पिटाई के माध्यम से हम क्या करेंगे? आभूषण को बनाएंगे। कुटाई के माध्यम से भी आभूषण को बनाएंगे, वो कलाएं हो गई। लेकिन उत्पन्न करना गलत है बालक। लल्लन टाप तरीका काम कर गया, यानी 2 का बी काम करेगा। यहाँ पे तराशना, ऑप्शन कट करना सीखो। ऑप्शन कट करना सीखो, यानी इसका बी हो जाएगा। तीसरे का बी। समझने में दिक्कत हो तो बताओ। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, फिर देख लो कि निम्न में से किस में वक्त का उल्लेख हुआ है? वक्त यानी नीचे जो शब्द दिया है उसका उल्लेख किस में किया गया है? दिया क्या कि चित्रे सादृश्य प्रधानम परिकीर्तिम, यानी चित्र जो है, माने चित्र है, वो सादृश्य प्रधान माना गया है। किसमें इसका अंकन मिलता है? नाट्य शास्त्र में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, या चित्र सूत्र में? बताओ। इसका आंसर सब लोग बताओगे। क्लास स्टार्ट हो गई, कोई एब्सेंट तो नहीं? एब्सेंट वाले हम बता देते हैं, बहुत दिक्कत होगी इन फ्यूचर में। एब्सेंट नहीं होना, एब्सेंट वाले बच्चों से नफरत, ठीक है?
इसका आंसर याद रखना, इसका आंसर देखो, नाट्यशास्त्र अभी हमने बताया भरत मुनि ने लिखा, चाचा ने लिखा। ऋग्वेद की रचना मैंने अभी आपको बता दिया, ऋग्वेद के बारे में फिर पढ़ना है भाई, ऋग्वेद के बाद में कुछ और पढ़ लो। ऋग्वेद के बारे में, अब नाट्यशास्त्र के बारे में हमने बता दिया, 800 का उल्लेख किया गया, भरत मुनि ने किया है, प्रथम शताब्दी में इसको लिखा गया है। बात करते हैं भाई नाट्यशास्त्र में कला शब्द का प्रथा क्या हुआ है, कला शब्द का भाई प्रमाणिक प्रयोग हुआ है, यथार्थवादी प्रयोग हुआ है, बार बार आएगा तो बार बार इसके बारे में हम यहीं पर बता दे रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। बाकी ऋग्वेद के बारे में देखते हैं, इसकी रचना पूर्व वैदिक काल में हुई है। पूर्व वैदिक काल का समय कहाँ से, 1500 BC से लेकर आपका 1000 BC है, ध्यान रखिएगा, यानी वैदिक काल में इसकी रचना हुई है। किसकी? ऋग्वेद की। ऋग्वेद में कला शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में अगर बात करते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। फिर बात करते हैं, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। पहली बार में गंगा नदी का उल्लेख किया गया, दूसरी बार में गंगा नदी को जाह्नवी कहा गया है, ध्यान रखना है। उसके बाद से अथर्ववेद की बात करते हैं, ये उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है, और उत्तर वैदिक काल का समय काल आपका क्या है, तो 1000 BC से लेकर आपका 600 BC का समय काल माना जाता है। किसका? उत्तर वैदिक का समय काल का। और इसी अथर्ववेद में कह सकते हैं लोहे का साक्ष्य मिलता है। किसका मिलता है? तो लोहे का साक्ष्य मिलता है, अथर्ववेद साक्ष्य मिलता है लोहे का। फिर बात करते हैं, अब देखते हैं कि चित्रे सादृश्य, यानी चित्रों में सादृश्य को प्रमाणिकता दिया गया है। किस में दिया गया बालक? तो दिया गया आपको चित्रसूत्र में। किस में दिया गया है? चित्रसूत्र। और चित्रसूत्र है क्या? तो ध्यान रखिएगा, मार्कंडेय मुनि ने लिखा था एक ग्रंथ जिसका नाम है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, और उसी विष्णु धर्मोत्तर पुराण की टीका उसी ने किया था, मार्कंडेय मुनि यानी नारायण मुनि ने किया था। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय तक टोटल 9 अध्याय है। उसी 9 अध्याय को हम चित्रसूत्र के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? चित्रसूत्र। पूछेगा किसका टीका किसने किया था, तो उन्हीं का नाम आएगा, मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि का, और किसी को मत याद रखना। क्वेश्चन नंबर देख लो, 5 नंबर देखो, दिया क्या है? रेखाओं की प्रशंसा आचार्य करते हैं, और इस वक्त को प्रस्तुत करे तो रंगों की प्रशंसा कौन करता है? अब बताओ, कहने का मतलब है रेखाओं की प्रशंसा कोई आचार्य कर सकता है, हम लोग थोड़े कर पाएंगे। कोई आचार्य होगा तभी रेखाओं की, वाह क्या अच्छी रेखाओं का प्रयोग किया गया कलाकृति में। लेकिन इस वक्त को अगर हम प्रस्तुत करें, यानी फिर हम प्रशंसा करें, तो रंगों की प्रशंसा कौन करता है? भाई स्त्री किसकी प्रशंसा करेंगी? ये तो केवल आभूषण पे जाएंगे भाई, आभूषण, ठीक है। आभूषण एक ओरिजिनल मिलता है, एक लोकल मिलता है। लोकल वाला को डिमांड ज़्यादा होता है, लोकल ले पहन लेते हो, कोई नोच लेके चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे रहेगो तो फिर जो घर पे रखा है बक्से में रखो। किसको? बड़े लोग क्या करते हैं, बक्से में ओरिजिनल को रखते हैं और बाहर दिखाते हैं 15 रुपये वाला खरीद के, जो नहीं टांगा जाता है मेले में, देखते हो 5 रुपये में 10 सामान लेके जाओ। कहीं ऐसा नहीं मिलता है 100 रुपये में 10 सामान, ठीक है। उसके बाद से विद्वान किसकी करते हैं? छाया प्रकाश की। सामान्य जन लोग किसकी करते हैं? सामान्य जन और पुरुष दोनों की बात है। सामान्य जन लोग क्या करते हैं? वाह कितने अच्छे रंग हैं, क्या कलर है, कुछ पता होता ना हो लेकिन इतना बोल देगा, कपड़ा कितना अच्छा है, अरे वाह कपड़ा कितना अच्छा है, बस रंग से पहचान कर दिया। तो रंगों की पहचान सामान्य जन लोग करेंगे। कौन करेंगे? सामान्य जन के लोग करेंगे, यानी आपका होगा 5 का C। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया क्या? 6वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि कला हमारे जीवन का अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है, किसने कहा था? कला जो है हमारे जीवन का अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है, ये किसने कहा था? सब लोग कमेंट करते रहो, कमेंट करोगे तो याद होगा, नहीं कमेंट करोगे तो नहीं याद होगा, ध्यान रखना। कमजोरी अपना मत यहां से क्रिएट करो, सब लोग कमेंट करते रहो, सबको हम देख रहे हैं, ठीक है, सबको देख रहे हैं यहाँ पे। यानी क्या दिया है यहाँ पे, तो ध्यान रखिए, कला हमारे जीवन का अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है, किसने कहा था? तो नाम आता है टॉल्स्टॉय का, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस तरह क्वेश्चनों को सीधे आपको टैग करना है ऑप्शन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर दिया आपको, क्वेश्चन नंबर आपका दिया 7वां, दिया क्या है कि किसने कहा कि कला आत्मा से दूर रोजमर्रा की जिंदगी की धूल होती है? ये किसने कहा था? बहुत अच्छी बात है, इतना अच्छा पॉइंट कोई अच्छा विद्वानी, अच्छा कलाकारी कह सकता है, ऐसे तो कोई नहीं कर सकता है, कोई अच्छा लोग ही कहेगा इसके बारे में कि किसने कहा कि कला आत्मा से दूर रोजमर्रा की जिंदगी की धूल होती है। अब कौन कह सकता है? इतने अच्छे कलाकारों में विंची का नाम आता है, मैथिली शरण का, नित्थे का और पिकासो का नाम आता है। किसको लगाएंगे यहाँ पे? सब लोग आंसर करें, किसका नाम आएगा? तो नाम आएगा पिकासो का, ठीक है, किसका नाम आएगा? नाम आएगा पिकासो का, ध्यान रखिएगा।
किसका नाम? तो पिकासो का नाम याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा पिकासो का। सब लोग आंसर करते रहे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? दिया क्या है कि निम्न में से प्रदर्शनकारी कला नहीं है। प्रदर्शनकारी कला, प्रदर्शन का मतलब होता है नहीं कोई रस्सी पे झूल रहा है, कोई रस्सी पे चल रहा है, कोई सर्कस दिखा रहा है, ठीक है, कोई हाथों में लेके एक थाली को घुमा रहा है, ये प्रदर्शनकारी कला हो गई। हम किसी के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए प्रदर्शन में क्या दिया है? नाट्य कला। भाई किसी के सामने नाटक करेंगे तो प्रदर्शन ही है। नहीं देखते हो कि सड़कों पे लोग कुछ नाटक करके पैसे कमा लेते हैं, ठीक है, नाटक हो गया। नृत्य कला भी होता है, जैसे डांसर लोग होते हैं विशेष फंक्शन में भी आते हैं, बुलाए जाते हैं बड़े बड़े। अभी अंबानी में शायद 67-68 करोड़ के कोई डांसर आई थी डांस करने के लिए, ठीक है, नृत्य कला हो गया। उसके बाद से काव्य कला। काव्य नहीं होता है कि एक नहीं होता है कि जैसे कोई सॉन्ग हो गया, किसी सॉन्ग को गा लेते हैं, अरे बहुत अच्छी लाइन है यार उनकी, पता नहीं याद नहीं आ रही हमको, पढ़ाई चल रही तो याद नहीं आ रही है, आप सुन भी नहीं रहे हैं तो ठीक है। तो काव्य कला के माध्यम से हम प्रस्तुत कर सकते, कुछ शायरी बोल दें, कुछ शब्द बोल दें, उसके माध्यम से प्रस्तुत करें, काव्य कला हो गया। निम्न में से प्रदर्शनकारी कला नहीं है तो आपकी स्थापत्य कला हो जाएगी। स्थापत्य कला को हीगेल महोदय ने घटिया किस्म की कला का है, सबसे निम्न कोटि की कला का है। निम्न कोटि की कला का है किसने? तो हीगेल महोदय ने। फिर बात करते हैं, हैंडीक्राफ्ट कला नहीं है। हैंडीक्राफ्ट कला नहीं है। अब देखो यहां पे दिया क्या है? वस्त्र अलंकरण, बढ़ईगिरी, सजावटी वस्तुएं, सिनेमा। हैंडीक्राफ्ट कला नहीं है। बताने वाले बताओ इसका आंसर। कौन सी कला है जो हैंडीक्राफ्ट नहीं है? सब लोग बताओ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हैंडीक्राफ्ट कला नहीं है। बताओ, हैंडीक्राफ्ट कला नहीं है तो देखिए वस्त्र अलंकरण करेंगे, हाथों से करेंगे, बहुत अच्छी बात है भाई, हाथों से इसका अलंकरण कर देंगे। बढ़ईगिरी हाथों से ही करेंगे, सजावटी वस्तुएं हाथों से बनाएंगे। लेकिन सिनेमा क्या है आपकी? ये आपकी हैंडीक्राफ्ट कला नहीं है, यानी हस्त निर्मित कला पूछ रहा है, हाथों से निर्मित कला, इसी को बोलते हैं हस्त निर्मित कला। हस्त निर्मित कला नहीं है, ठीक है, तो नहीं पूछा है। वस्त्र अलंकरण है, बढ़ईगिरी है, सजावटी वस्तुएं हैं, लेकिन सिनेमा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत निर्देश को सूचित करता है? किसको? तो गलत निर्देश को सूचित करता है। सबको पढ़ेंगे तभी याद होगा, ठीक है। अब दिया कि कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। गलत निर्देश को सूचित करता है, बहुत अच्छी बात है, तो देख लेंगे। नीचे से पहले पढ़ेंगे, कामसूत्र भारतीय ग्रंथ है, अच्छी बात है भाई। उसके बाद से कामसूत्र में 64 कलाओं में चौथे नंबर की कला आलेख्य है, यह भी अच्छी बात है। चौथे नंबर की जो कला है वो आलेख्य है, 100% है। कामसूत्र की टीका जयमंगला है, 11वीं शताब्दी में जयमंगला की टीका किसने किया था? यशोधर पंडित ने किया था, यह भी सही है। अब दिया कि कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। भाई वात्स्यायन तो ही इसको रचे हैं, यानी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पे नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा, गलत निर्देशन को सूचित करता है। अब यहां पे जल्दी से पढ़ेंगे तो आप लोग गलत कर देंगे, क्योंकि 3 में किसी को ढूंढ लेंगे, लेकिन यहां पे गलत को पूछा है कि कौन इसमें गलत है, तो ध्यान रखिएगा। तो गलत में यानी कामसूत्र भारतीय ग्रंथ है, अच्छी बात है। कामसूत्र में 64 कलाओं में चौथे नंबर की जो कला है बालक, वो है कला आलेख्य कहलाती है, ठीक है। और कामसूत्र की टीका जयमंगला है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन वात्स्यायन, कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में षडांग की सर्वप्रथम व्याख्या बांग्ला भाषा में किसने किया था? भारत में षडांग की सर्वप्रथम व्याख्या बांग्ला भाषा में किसने किया था? तो वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना किया है। किसकी रचना? तो कामसूत्र की रचना किया है, ठीक है। उसके बाद से यशोधर पंडित कामसूत्र की टीका जयमंगला किया है, जयमंगला की, ठीक है, 11वीं शताब्दी में। उसके बाद से औनी बाबू, ध्यान रखिएगा,
इनका जन्म 1871 जन्माष्टमी के दिन होता है। अब इन्होंने ही भारत में सड़ांग की सबसे पहले व्याख्या बांग्ला भाषा में अवनी बाबू ने ही किया था। किसका नाम आएगा? तो अवनी बाबू को याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, 11 का सी। अगला क्वेश्चन दिया है कि धूली नामक चित्रभेद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। यानी जो धूली नामक चित्रभेद का, यानी चित्रों के भेद में धूली नामक एक है, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग बताएंगे और इसके बाद से टाइपिंग भी करेंगे इस क्वेश्चन के बाद कि प्रश्नोत्तरी कैसे बने हैं। सबकी टाइपिंग हमको देखना है। आप लोग खुद मैसेज करोगे यहाँ पे कि प्रश्नोत्तरी कैसे बने हैं, अच्छे बने हैं कि खराब बने हैं, जैसा हो वैसा टाइप करोगे आप, बटरिंग मत करना, जो रियलिटी होगी वही बोलना। ठीक है, तो धूली नामक चित्रभेद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। अब देख लो, बताओ भाई सब लोग, बताओ किस में मिलता है। बताओ किस में मिलता है। तो ध्यान रखना, धूली नामक जो इसका मिलता है मंसोल्लास में मिलता है। मंसोल्लास में टोटल 5 चित्र भेद बताए गए हैं। कितने बताएंगे? 5 भेद। वो कौन कौन से ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले नाम आता है विद अविद रस धूली भाव। विद अविद रस धूली और भाव, ये 5 रूप भेद बताए गए मंसोल्लास में। मंसोल्लास में कितने चित्र भेद बताए गए? 5। इसी में से एक को उठा के पूछा गया है कि जो धूली है, तो धूली नामक चित्र भेद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो मंसोल्लास में मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चित्र सूत्र में ध्यान रखिएगा, चित्र सूत्र में कितने मिलते हैं बालक? तो चित्र सूत्र में 4 मिलते हैं। नाम क्या आता है? तो सत्य, वैणिक, नागर और मिश्र। नागर और मिश्र का नाम आता है, ये 4 याद रखना है। ठीक है, इतने में किसी को डाउट हो तो बताएगा। 12 का डी। चलिए अच्छी बात है। अब बताओ प्रश्नोत्तरी कैसा बना था, कैसा बना ये बताओ ना। भैया प्रश्नोत्तरी बता दो कैसा बना है। प्रश्नोत्तरी के लिए मैसेज मैं कर रहा हूं, प्रश्नोत्तरी कैसा बना है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन 12 के बाद 13 नंबर देखेंगे कि सड़ांक के किस अंग द्वारा चित्र की लंबाई, चौड़ाई, दूरी, मोटाई का पता चलता है। किसके द्वारा? सड़ांक का कौन सा अंग है जिसके माध्यम से हम लंबाई को पहचानते हैं, चौड़ाई, दूरी, मोटाई को भी हम पता कर लेते हैं। बताओ किसके द्वारा। तो देखो ध्यान रखना, सबसे पहले आपको सड़ांक के 6 अंग याद रखना है। रूप भेद प्रमाण, भाव, लावड़, योजनम। रूप भेद प्रमाण, रूप भेद प्रमाण, भाव, लावड़, योजनम, सादृश्य, वणिका भंग। सादृश्य, वणिका भंग ध्यान रखना। अब इनके बारे में, रूप भेद का मतलब आकृति में भिन्नता, प्रमाण का मतलब उसकी माप करना, भाव यानी रो रहा है, गा रहा है, क्या कर रहा है उसका भाव, लावड़ योजना यानी वाह सौंदर्य, सादृश्य का मतलब जैसा देखा यानी आकृति में समानता, वणिका भंग का मतलब नाना प्रकार के रंगों का प्रयोग। ये होता है सड़ांक के 6 अंग। अब इसी देखिए सड़ांक के किस अंग द्वारा चित्र की लंबाई, चौड़ाई, दूरी का पता चलता है। तो लंबाई चौड़ाई क्या है भाई? माप ही है। तो लंबाई चौड़ाई माप, यानी माप पे किस में दिखाई देता है? प्रमाण में दिखाई देता है। बाकी तीनों के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया, तीनों के बारे में हमने यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, यानी 13 का आपका डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, दिया है कि मृगनयनी नेत्र किस भाव को दर्शाता है। मृगनयनी नेत्र किस भाव को दर्शाता है। स्त्री की भावें होती है खंजन नुमा। कैसी होती है? खंजन नुमा होती है स्त्री की भावें। कैसी होती है? खंजन नुमा होती है। ठीक है, टीडी टॉप, हाँ टॉप नहीं, अभी देखो अभी स्पेशल क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तो 15 क्वेश्चन किए हो ना, अभी 60-70 तक जाना है।
70 तक जाओ, कितना मजा आएगा देख लेना। यानी दिया कि मृग नयनी नेत्र किस भाव को दर्शाता है? प्रसन्न नेत्र, अच्छी बात है भाई। लेकिन स्त्री के भाव में जो है वो खंजन, धनुष के नुमा, खंजन नहीं धनुष के नुमा है। पुरुष की कमर, ध्यान रखना, इसको हटा देते हैं। भोलापन जो है बालक, ये आपको दर्शाता है मृग नयनी नेत्र के भाव को। किसके भाव को? तो मृग नयनी भाव को दर्शाता है। कौन सा? तो कह सकते हैं कि भोलापन। ठीक है, हाँ ये तो है भाई, सबको तो हम बता ही रहे हैं। कौन सा ऐसा विकल्प है जिसको हमने नहीं बताया? उसके बाद से देखेंगे कि किस रेखा में निम्न गुण मिलता है। कौन सा गुण? निम्न गुण यानी प्रतिरोध, शक्ति, गौरव, आकांक्षा और कठोरता। मैंने आपको बताया था रेखाएं दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार में हमने रेखाओं के अलग अलग प्रभाव को बताया था। सबसे पहले आपको मैंने क्षैतिज रेखा के बारे में, जो व्यक्ति सोया है तो क्या कर सकता है। सिंपल व्यक्ति सोया है, शांत है, निष्क्रिय है, आलसी है, सब कुछ कह लेंगे। और कोई व्यक्ति खड़ा हो गया किसी के सामने, कोई अगर सामने आपके पेड़ खड़ा है तो क्या क्या भाव दिखाएगा? शक्ति का दिखाएगा, कठोरता का दिखाएगा, गौरव को दिखाएगा, आकांक्षा का दिखाएगा। तो पेड़ खड़ा यानी क्या है? लंबवत है वो, तो लंबवत दिख रहा है क्या इसमें? हाँ लंबवत दिख रहा है भाई। तो ये सभी कुछ जो भाव दिखाएंगे, प्रतिरोध का, शक्ति का, गौरव का, आकांक्षा का, कठोरता का, वो लंबवत हो गया। क्षैतिज रेखा शांत है, पड़ी हुई रेखा है, ठीक है, प्रतिरोध कर सकते हैं, ठीक है, निष्क्रिय भी कर सकते हैं। कोणी रेखाएं क्या? तो कोणी रेखाएं किसका भाव? जैसे आपको मैं कह दूं कि आप कोण बना के झुक जाओ तो क्या क्या होगा? आपके अंदर बेचैनी होगा। भाई कोण बनाओ अपने आप को तो आपके अंदर बेचैनी हो जाएगा, ये भाव हो गया। कणवत रेखाएं भी आपको मैं कह दूं कड़वत हो जाओ भाई, ऐसे झुक जाओ तो आपके अंदर भी बेचैनी की, उत्सुकता की भाव, या फिर कह सकते हैं कि व्याकुलता के भाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। ये सभी कुछ रेखाओं का अलग अलग प्रभाव मैंने दर्शाया इससे पहले वाली क्लास में, यहाँ पे भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और फिर बात आती है कि क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न में से एक सही वक्त की पहचान करें। सही वक्त पूछा यहाँ पे, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इस शब्द को चुराया है, इसको हमने चुरा के लाया है। अब चुरा के लाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी के नोट से हमने चुरा के लाया है। ये टीजीटी वाले ने इस क्वेश्चन को रखा और इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। ये क्वेश्चन बहुत लोग को, रटने वाले लोग को डिस्टर्ब कर देगा। ये जो रटने वाले हैं इसका मतलब सही नहीं समझते। वक्त क्या मतलब कि जो ये लाइन दिया है इसी को संबोधित कर रहा है। यहां से यहां पे लिखा क्या जाएगा? अगर नहीं होगा तो नहीं लिखा जाएगा, हाँ है तो कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो कौन सा वक्त सही है? यानी नीचे वाले में दिया है तो दिया है कि वह क्षेत्र जिसका निश्चित आकार तथा वर्ण होता है उसे क्या कहते हैं? बताओ। रूप, रंग, सुंदरता या प्रभाव? बता दो। जिसका निश्चित आकार होता है उसे क्या कहते हैं? अब देखिए रंग का क्या निश्चित आकार है बालक? कोई व्यक्ति है, चल तुम यहाँ पे चल, नहीं नहीं वहां पे तू नहीं जाएगा, आधा हम तुमको इधर बांट लेते हैं। तो कोई कहेगा आधा इधर बांट लेते हैं, अच्छा ठीक है, काला आधा तू हो जा, आधा हम लाल हो जाते हैं, तो इसको बांट दे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। सुंदरता है क्या? सुंदरता क्या है बालक? 500 रुपया दो, ब्यूटी पार्लर वाले ब्लैक को व्हाइट बना देगा, तो सुंदरता से कोई मतलब है नहीं। वो तो देखते हो, एक बार कहानी है, दिल्ली में एक थे पति पत्नी गए बेचारे, तो कहे कि हमको शादी विवाह में जाना है, थोड़ा हम जाते हैं, 10-15 मिनट का काम है, फिर हमको चलना है। तो वो कहा कि ठीक है, लेके गया बाइक से बेचारा। जाने के बाद खूब बढ़िया से पुत्ती उत्ती जितना हो सके, मेकअप लाल पीला काला जो भी हो गया। होने के बाद वो बाहर निकला, देखते रह गया, देख रहा है उसे, कह रहे क्या देख रहे हो? कह रहे गलती हो गई, हम नहीं देख रहे, हम तो अपनी बीबी को यहाँ पे लाए हैं, कुछ उसका काम है। कह कि मैं आपकी बीबी ही हूँ। तो अरे पहचान में नहीं आ रही हूँ। तो इतना है भाई, वो धोखागिरी कहलाता है। क्या होता है? धोखागिरी। ध्यान रखना, कहीं लड़की देखने जाना कभी शादी होती में तो एक बाल्टी पानी लेके जरूर जाना है, पता है, पहले उसका मुंह धुलवा लेना, सारी सच्चाई पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये सुंदरता का भाव बनाया नहीं जाता, आता है, पढ़ाई से भी आ सकता है। पढ़ोगे नौकरी लगेगी, पूरा चेहरा चमकेगा, जैसे कहोगे वैसे चमकेगा। ठीक है, लेकिन रंग से इसको तो कहीं उठा के लेके चले जाएंगे। प्रभाव क्या होता है? जैसा देखे वैसे प्रभाव, जिस तरह है उस तरह प्रभाव। लेकिन जो रूप होता है बालक, इसमें ध्यान रखना है, रूप का वह क्षेत्र निश्चित क्षेत्र होता है जिसका आकार होता है। जैसे मेरा रूप है, इसका आकार है, बिल्कुल आकार है भाई, जिसका निश्चित आकार होता है। मेरे रूप का आकार है, आकार भी है तथा वर्ण भी है, मैं कैसा हूं, गोरा या काला हूं, इसको भी दर्शाया गया है। तो वह क्षेत्र जिसको निश्चित आकार तथा वर्ण होता है वो आपका रूप कहलाता है। रूप ना दे विकल्प में तो आकृति भी दे तो लगा दीजिएगा, बिल्कुल लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझते रहिएगा। यहां पे कुछ नहीं डिफरेंट है भाई, सिंपल एक ही है, रूप आकृति कोई डिफरेंट नहीं।
हाँ, आप सेप कहेंगे, उससे मत रखो, सिंपल याद रखो। दिया क्या है फिर कि निम्न में से असमात्रिक रूप नहीं है, असमात्रिक रूप नहीं है, यानी असमात्रिक रूप का मतलब क्या है, नहीं है, यानी इसमें से क्या है बालक, एक समात्रिक रूप है, एक इसमें से क्या है, समात्रिक रूप है, इसको ध्यान देना है। यानी पूछा कि असमात्रिक रूप नहीं है, यानी इसमें से एक समात्रिक रूप है। अब देखेंगे, मेरी बात समझ रहे हो, देख लेना। यहां पूछा है कि निम्न में से कौन समात्रिक रूप नहीं है, तो यानी इसमें से एक क्या है आपका, समात्रिक रूप है। तो केतली आपको ध्यान रखें, केतली को बीच से काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये दो भागों में डिवाइड नहीं होगा तो समात्रिक यानी रुचिकर हो जाएगा ये। तो केतली आपका क्या होता है, रुचिकर होता है, तो ये आपका असमात्रिक हो गया। अब देखिए कप क्या है, तो कप अब देखे होंगे, अभी मैं दिखाता हूं, कहाँ गया कप, मिल जाओ बालक, नहीं मिला, चलो कल दिखाएंगे, ठीक है, ये पता नहीं कहाँ रख दिए। तो कप क्या होता है, ये भी रुचिकर होता है, देखने में अच्छा लगता है, तो रुचिकर हो गया, तो ध्यान रखिएगा ये भी आपका सममात्रिक हो गया। फिर बात करते हैं विषम कोण, विषम कोण भी असमात्रिक है, जो वृत्त होता है वो आपका सममात्रिक है, यही असमात्रिक का रूप नहीं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। वृत्त यानी बीच से जिसको काटेंगे, जिसका बराबर भाग हो जाएगा वो सममात्रिक कहलाता है, और जो बराबर भाग नहीं होता वो असमात्रिक कहलाता है, और असमात्रिक रूप नहीं है, तो यानी वृत्त को बराबर काट दे सममात्रिक है, यानी ये आपका असमात्रिक नहीं है वृत्त, ठीक है। 17 का सी नहीं बी होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, दिया क्या है कि वह कौन सा रूप है, ठीक है, वह कौन सा रूप है जो चित्र की प्रधान या मुख्य आकृति होती है, जिससे कलाकार अत्यधिक महत्व देता है। कितना अच्छी बात है कि वह कौन सा रूप है जो चित्र की प्रधान या मुख्य आकृति होती है, जिससे कलाकार अत्यधिक यानी अधिक महत्व देता है। दिया कि सहायक, सक्रिय, रूप भेद या कोई नहीं। तो मैंने यहाँ पे कोई नहीं को हटा दीजिएगा, लल्लन टॉप तरीका यहाँ पे यूज करो, पहली बार है। अब देखो इसको यूज कैसे करना है, जानकारी कर लो, कोई नहीं को हटा दो भाई, किसको ही मतलब ही नहीं, दिया रहेगा पक्का। रूप भेद का मतलब हमने बताया था आकृति में भिन्नता, क्या बताया था, आकृति में भिन्नता हमने बताया था, ठीक है, ये अच्छी बात है, ये तो होगा नहीं। क्या पूछा है कि चित्र की प्रधान या मुख्य आकृति हो, तो आकृति में भिन्नता हो गया तो मुख्य आकृति बिल्कुल मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए सहायक हो गया, सहायक का मतलब समझ रहे हो, अगर कोई व्यक्ति ए है, अगर ये वृद्ध हो चुका है तो छोटा इसका क्या पोता इसको संभालेगा, तो ये छोटा वाला सहायक कहलाएगा, तो इसकी प्रधान मुख्य वस्तुएं कैसे हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। अब इसमें दिया सक्रिय, सक्रिय का मतलब होता है जो सबसे पहले जिस पे हमारी नजर पड़ती है वही सक्रिय कहलाती है, वही प्रधान या मुख्य आकृति कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बहुत बेस्ट इसमें ऑप्शन रखा गया समझने के लिए, ठीक है, तो आपका 18 का बी हो जाएगा। अगला देखेंगे क्या दिया है, दिया है कि धरातल से ही, दिया क्या है, धरातल से ही अपना क्षेत्र परिसीमित कर कलाकार किसका सृजन करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा, इसका कोई जवाब नहीं है, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, एग्जाम की दृष्टि से अगर इसको पूछ लेना मजा आ जाए। फिर दिया कि धरातल से ही अपना क्षेत्र परिसीमित कर कलाकार किसका सृजन करता है। दिया है कि पोत अंतराल, नंबर दाग के देना, 18 बी में नहीं 19 का बताओ, इसका आंसर बताओ सभी लोग। उन्नीस का ए नहीं होगा, बी होगा। देखो धरातल से ही अपना क्षेत्र परिसीमित कर, अरे भाई पोत क्या होता है, वो तो पोत धरातल का गुण होता है, धरातल का गुण कहलाता है पोत तो। लेकिन दिया क्या है कि धरातल से ही अपना क्षेत्र परिसीमित कर लेता है, वो क्या सृजन करता है, उसको हम अंतराल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 19 का बी। 20 में देखेंगे, दिया कि यदि किसी व्यक्ति से बोला जाए कि एक आंख बंद करके
लाल पीले रंगों की पहचान करो तो वह किस ग्रंथि से करेगा। 20 नंबर क्वेश्चन भी और बेस्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लो। यदि किसी व्यक्ति से बोला जाए कि एक आंख बंद करके लाल पीले रंगों की पहचान करो तो वह किस ग्रंथि से करेगा। उसकी पहचान किस ग्रंथि से करेगा। तो ध्यान रखिएगा, आंखों में दो ग्रंथियां होती है, एक होता है रोड्स, एक होता है कोन्स। ठीक है, देखिए कोन्स के द्वारा केवल दो रंगों की अनुभूति होती है, सफेद और काला। सफेद और काला रंगों की अनुभूति होती है किससे, कोन्स से, सॉरी रोड्स से, ध्यान रखिएगा। सफेद और काला से केवल सफेद और काला को रोड्स और कोन्स के माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति से बोला जाए कि आंख बंद करके लाल पीले रंगों की पहचान करो, यानी लाल पीला रंग नहीं है, तो किससे देखेगा अन्य रंगों को, तो अन्य रंगों को देखेगा वो कोन्स से। तो उसकी पहचान किससे हो जाएगी, तो कोन्स से दिया है क्या, कोन्स से हो गया। यानी आपका ये क्या हो गया, डबल ए हो गया ना, थोड़ा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें देख लीजिएगा। सी ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 20 का सी थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अगला दिया है। अच्छा इसमें भी हो गया क्या, ये भाई सब में हो गया क्या, ये नहीं नहीं, एक दो में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो में हुआ कोई दिक्कत नहीं, इतना चल सकता है। दिया है कि वर्ण का गुण नहीं है। कौन सा जो है वर्ण का गुण नहीं है, किसके माध्यम से हम वर्ण के गुणों को पहचान नहीं पाएंगे, किसके माध्यम से बताओ। तो क्या दिया है इसमें, रंगत है, रंगत यानी कालापन, ये रंगतें हो गई, लालपन, हरापन, ये सभी इनकी रंगतें हो गई। अब ये तो गुण हो गया रंगतों में। मान क्या है, तो मान बिल्कुल अच्छा है। किसी रंग में अगर सफेद रंग मिलाएंगे तो उसका मान क्या होता है, तो उसका मान बढ़ जाता है। अगर उसी में काला रंग मिलाएंगे किसी भी रंग में तो उसका मान क्या है, घट जाता है। एग्जाम में पूछता है सघनता क्या है बालक, तो सघनता क्या है, डेंसिटी। जितने रंग मिश्रण करेंगे उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, सघनता कम हो जाएगी, तो आपकी सघनता हो गया। ये तीनों गुण किसके हैं, वर्ण के हैं, रूप नहीं है। रूप ये कला का तत्व है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आकृति है, ये वर्णों के गुण में नहीं आता। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेस्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 21 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया कि निम्न में से क्रमशः किन रंगों को किसी रंग में मिलाकर उसका मान घटता बढ़ता है। यानी निम्न में से कौन सा ऐसा रंग है जिसको हम किसी रंग में मिलाएंगे तो उसका मान क्या होगा, उसका मान घटता और बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, मिलाने पर उसका मान घटता और बढ़ता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, थोड़ा एडिट करना है तो घटता बढ़ता लिख लीजिएगा इसमें। तो किसका हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका लेकिन काला लाल का बिल्कुल नहीं, क्योंकि मान घट बढ़ेगा तो सफेद, घटेगा तो काला। तो सफेद काला भाई दोनों भाई को ढूंढ लो कहाँ पे है, तो सफेद काला किस में मिल रहे हैं, तो काला सफेद आपके मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में। तो इसको सी लगा दीजिएगा, यानी 22 का सी हो जाएगा। फिर देखेंगे, दिया कि बिग्योर रंगों को हम देख सकते हैं। जो बिग्योर रंग है उसको हम किस माध्यम से देख सकते हैं, तो किस माध्यम से देखेंगे, तो ध्यान रखिएगा। दिया इंद्रधनुष से, पानी के बुलबुले में ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। इंद्रधनुष में भी इसको देख सकते हैं, ठीक है, और पानी के बुलबुले में भी हम इसको देख सकते हैं। बिग्योर को ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ये भी क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। दिया क्या है कि शुद्ध वर्णों में कंपन गति सबसे अधिक होती है। बताओ, शुद्ध वर्णों में कंपन गति सबसे अधिक किस में होती है, बैगनी में, नीला में, सफेद में या लाल में। तो शुद्ध वर्णों में सबसे अधिक जो कंपन गति होती है बालक, वो होती है नीला में। किस में होती है, तो सबसे अधिक कंपन गति नीले में होती है। अगर यहीं पे शुद्ध वर्ण को हटा दे तो लिखेगा कि वर्णों में सबसे अधिक कंपन गति होती है, तो आपका बैगनी हो जाएगा। केवल शुद्ध को हटा देगा तो बैगनी हो जाएगा, लेकिन शुद्ध को रखा है तो सबसे अधिक कंपन गति होती है तो नीला को लगा लीजिएगा। सबसे कम कंपन गति होती है लाल में, इसको भी ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है लाल में, ठीक है, इसलिए इसको ट्रेन के पीछे लगाया था, दूर के लिए दिखाई के लिए कि दूर से दिखे। आगे देखिए, ओपेक होता है। ओपेक क्या है,
पारदर्शी रंग है, बिल्कुल नहीं भैया। मोनोक्रोम है, यानी मोनोक्रोम क्या होता है, एक ही रंगों का विभिन्न प्रयोग, एक ही रंगों का हम प्रयोग करेंगे तो मोनोक्रोम कहलाएगा। नारंगी द्वितीय रंग हो जाएगा बालक, ये भी नहीं होगा। पारदर्शी रंग तो होगा नहीं। ओपेक होता है अपारदर्शी, क्या होता है, तो अपारदर्शी होता है, इसको हम मोटी परत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम मोटी परत भी बोलते हैं, यानी आपका हो जाएगा 25 का डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके द्वारा सामंजस्य उत्पन्न नहीं किया जा सकता, किसके द्वारा सामंजस्य उत्पन्न नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 27 बताओ। बताओ 27 का, ठीक है। तो दिया है कि किसके द्वारा सामंजस्य उत्पन्न नहीं किया जा सकता, तो क्या दिया है, दिया है नहीं किया जा सकता, यानी सभी रंगों के में उभयनिष्ठ रंग मिलाकर हम सामंजस्य उत्पन्न कर सकते हैं 100%, ठीक है। पोत का परिवर्तन करके हम सामंजस्य उत्पन्न कर सकते हैं, पोत अपने अनुसार ही बनता है, रंग अपने रंगों के द्वारा हम क्या सामंजस्य उत्पन्न कर सकते हैं, तो रंग अपने हाथ में भाई, उसको मिला के हम उभयनिष्ठ रंगों को मिला के भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो उसके हम क्या करेंगे, तो सामंजस्य उत्पन्न कर देंगे। उदासीन रंगों की मध्यस्थता द्वारा भी हम सामंजस्य उत्पन्न कर लेंगे, लेकिन पुनरावृत्ति के द्वारा हम नहीं करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 से फिर दिया, 28 वही है कि सममिति संतुलन का अच्छा उदाहरण क्या है। तो सममिति जो संतुलन होता है इसका अच्छा उदाहरण होता है तितली, इसको ऐसे याद रखेंगे, वन लाइनर में याद रखे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, देख लेंगे कि दृश्य चित्रण का सही क्रम कौन सा है। अगर हम दृश्य चित्रण करें तो उसका सही क्रम क्या होना चाहिए, जिसको हम चित्र कर सके, चित्रण कर सके, किसका बताइए। ठीक है, यानी दृश्य चित्रण का सही क्रम क्या होगा, तो दृश्य चित्रण में सबसे पहले हम व्यू फाइंडिंग करेंगे, यानी उसके व्यू को देखेंगे, कैसा व्यू को हमको चित्रण करना है। तो सबसे पहले देखो 3 नंबर किस में दिया है, 3 नंबर 3 में दिया है बालक, यानी पहले को काट कर देंगे, छोड़ दो। अब देखते हैं 4 और 1 में मिलाना है, 4 को देख लो, चौथा क्या दिया है, हाँ चौथा तो लास्ट में जाएगा भाई, रंगांकन लास्ट में करेंगे, यानी बालक आपका सी भी नहीं होगा, यहाँ पे सी को भी हटा देंगे। अब आपका बी और डी में कौन कौन होगा इसको देखना है। तो सबसे पहले हम व्यू फाइंडिंग देखेंगे, यानी व्यू को देखेंगे, कैसा व्यू को हमको चित्रण करना है। उसके बाद से हम किसका प्रयोग करेंगे, रेखांकन का नहीं करेंगे, पेपर टेप का प्रयोग करेंगे, यानी पेपर टेप के माध्यम से हम दृश्य चित्रों का भी अगला स्टेप लेके जाएंगे। तो दूसरे नंबर पे, यानी पहले पे आपका व्यू फाइंडिंग, यानी तीसरा पहले पे आएगा, तीसरे के बाद पहला पहले पे आएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाकी इसको मिला लेंगे। क्रम से ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम व्यू फाइंडिंग करेंगे, फाइंड यानी खोजना। उसके बाद से हम करेंगे यहाँ पे क्या, पेपर टेप का प्रयोग करेंगे दूसरे नंबर पे, पेपर टेप का प्रयोग। उसके बाद से हम लोग करेंगे रेखांकन, उसके बाद से हम करेंगे रंगांकन। ये 4 याद रखिएगा, इसका सही क्रम है, इसका सही क्रम है, याद रख रहिएगा। उसके बाद से देखेंगे परिप्रेक्ष्य के अंकन के समय वस्तुओं को घटाकर अंतर करना कहलाता है, यानी परिप्रेक्ष्य में, चाहे परिप्रेक्ष्य के अंकन के समय वस्तुओं को घटाकर अंतर करना कहलाता है। प्रभाविता, टेम्परा, इम्पेस्टो, इनमें से कोई नहीं। 29 का बताओ।
29 का बताओ, परिप्रेक्ष्य के अंकन में समय, अंकन के समय वस्तुओं को घटाकर अंकन करना क्या कहलाता है? थोड़ा इसमें मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग में मिस्टेक है। प्रभाविता है, टेम्परा है, इम्पेस्टो है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका होगा स्थिति जन लघुता। ठीक है, और आपका यही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी। थोड़ा गलत टाइप हुआ है, ठीक है, इसका हो जाएगा स्थिति जन लघुता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसमें जल रंग व पेस्टल रंगों का प्रयोग नहीं होता है? निम्न में से किसमें जल रंग व पेस्टल रंगों का प्रयोग नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर बताएंगे 30 का, 30 का बताएंगे। कुछ मिस्टेक है उसको हम देखेंगे, सही करा देंगे, या फिर उसको हम सही करा के ही अपलोड करेंगे, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, तो निम्न में से किसमें जल रंग और पेस्टल रंग, अगर मैं अभी बोलूँगा, जिनको टाइपिंग हुआ अगर वो एडिट करके भेज देते हैं तभी हम अपलोड करूँगा, ऐसे अपलोड नहीं करूँगा। स्थिति जन लघुता वहाँ पे लिख के आएगा तभी करूँगा। ठीक है, अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, नहीं होगा तो फिर भी हम PDF में एडिट करके करेंगे, हो सकता है तो निम्न में से किसमें जल रंग व पेस्टल रंगों का प्रयोग नहीं होता है? स्याही में भाई, बिल्कुल सही है। टेम्परा में होता है। ठीक है, इम्पेस्टो में जल रंग और पेस्टल रंगों का प्रयोग नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 30 नंबर का आपको सी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दिया 31 कि शुष्क प्रविधि का उदाहरण नहीं है। शुष्क प्रविधि का उदाहरण नहीं है, यानी आर्द्र प्रविधि इसमें से कौन सा है? तो देख लो, इसमें से रंगीन पेंसिल, स्केच पेन, क्रेयॉन, जिसको कोंते बोलते हैं, रंगीन चाक बोलते हैं। ये एग्जाम में फेल पास करने वाला प्रश्न है, बताओ इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका? 31 का बताओ, 31 का सब लोग बताओ। 31 का आपका हो जाएगा रंगीन पेंसिल जो होती है, पेंसिल तो रंगीन है, देखो रंगीन पेंसिल से बना देखो तो शुष्क माध्यम है बालक, शुष्क ये हो जाएगा। और यहाँ पे शुष्क प्रविधि का उदाहरण नहीं है, यानी आर्द्र को हमको ढूंढना है। आर्द्र देखते हैं कौन है? क्रेयॉन, ये भी शुष्क है। रंगीन चाक है, चाक रंगीन नहीं देखते हो, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं हम लोग, सफेद काला जिसका भी प्रयोग करते हैं। स्केच जो पेन होता है ये होता है आर्द्र माध्यम। ये हमने सब कुछ आपको पढ़ाया है क्लास में, सब लोग देख लेंगे, सबकी PDF भी हमने दिया है। इन सब की PDF आपको मैंने प्रोवाइड किया है आपके चैनल पे, आपके ग्रुप में और आपके बैच में। ठीक है, बाकी सब शुष्क है, बाकी एक आपका आर्द्र स्केच पेन। रंगीन चाक से की गई ड्राइंग को क्या कहते हैं? ठीक है, तो रंगीन चाक से की गई ड्राइंग को हम बोलते हैं सैनग्यून ड्राइंग के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। इसको ऐसे रटना है, ये ध्यान रखना है, इसको रट लेना है। इस प्रश्न को 100% रट लेना है हर सिचुएशन में, यानी 31 32 को हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन दिया है कि तेल रंग को अलसी के तेल के साथ मिलाने को क्या कहते हैं? जो तेल रंग है उसको हम अलसी के तेल के साथ मिला देंगे, उसको क्या कहते हैं ये बताइए। बताइएगा, तेल रंग को अलसी के तेल के साथ जब मिलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? माध्यम है ना, तेल रंग का माध्यम अलसी का तेल है, लेकिन इसका जब मिश्रण होता है तो क्या कहते हैं? इसके साथ तारपीन को मिलाते हैं तो क्या कहते हैं? दोनों की बात अलग है। जब तेल रंग के साथ तारपीन मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा, और अलसी के साथ इसको मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? तो तेल रंग को अलसी के साथ जब मिलाते हैं, मिश्रण करते हैं, उसे हम फैट बोलते हैं, और तेल रंग को जब हम तारपीन के साथ मिलाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीन कहते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। 33 का हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 दिया है कि तेल रंग को तारपीन के तेल के साथ मिलाने को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं? उसको हम लीन कहते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया।
34 का हो जाएगा आपका सी। 35 का देखेंगे, रंग को सीधे कैनवास पर लगाने की पद्धति को क्या कहते हैं। क्या दिया है कि रंग को सीधे कैनवास पर लगाने की पद्धति को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बताएंगे कि रंग को सीधे कैनवास पर लगाने की पद्धति को हम क्या कहते हैं। दिया है ग्रिसाइल, लीन, ठीक है, उर्वरणात्मक दिया है, बैरेडियन ग्रीन दिया है। क्या बोलेंगे भाई, बोलिएगा क्वेश्चन नंबर 35 को आंसर बोलो भैया। 35 का क्या हो जाएगा, तो 35 का ध्यान रखिएगा। तो दिया क्या कि रंग को सीधे कैनवास पर लगाने की जो पद्धति होती है वो आपकी ग्रिसाइल कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 35 का ही। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है कि निम्न में से कौन पारदर्शक किस श्रेणी में आता है। पारदर्शक कौन है जिसको हम आर पार देख सकते हैं। मोटी परत बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, उसके बाद से स्कम्बलिंग बिल्कुल नहीं, ग्लेजिंग बिल्कुल नहीं। ग्वास को देख सकते हैं क्या, आप बताओ। नहीं, ग्वास को नहीं, ग्वास को भी नहीं देख सकते हैं। ग्लेजिंग क्या होता है आपका, ये पारदर्शक होता है। ग्लेजिंग क्या होता है, ये आपका पारदर्शक होता है। और बाकी तीनों क्या है, मोटी परत, स्कम्बलिंग या ग्वास जो है, ये तीनों आपकी क्या है बालक, तो अपारदर्शक है। अपारदर्शक, अपारदर्शक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें 37 दिया है कि कपड़ों पर छपाई के लिए सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग होता है। दिया है कि जल रंग, पेस्टल, तैल रंग या एक्रेलिक रंग। तो कपड़ों पर छपाई के लिए सबसे अधिक रंग का जो प्रयोग होता है वो होता है एक्रेलिक रंग। अब देखते हैं, सबको पढ़ेंगे। जल रंग का माध्यम जल होता है। जल रंग की बात करते हैं तो पाल सेंडवाई ने किया था, ध्यान रखिएगा इसकी खोज। टिल्ली कैटिल का नाम आता है भारत में, और भारत में इसकी बात करते हैं तो राजा औनी बाबू ने किया था। पेस्टल की बात करते हैं, सबसे पहले पेस्टल की शुरुआत औनी बाबू ने किया था। पेस्टल शुष्क माध्यम होता है, इसमें किसी का माध्यम का प्रयोग नहीं होता है। तैल रंग होता है तो तैल रंगों की शुरुआत आइक बंधुओं ने किया था, ठीक है। फिर अगर भारत में प्रयोग करने वाले राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। इसका माध्यम होता है अलसी का तेल, जिसको हम लिनसीड ऑयल बोलते हैं, और इसको पतला करने के लिए तारपीन का तेल मिलाते हैं। ये एक्रेलिक रंग की बात करते हैं तो एक्रेलिक रंग भारत में, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले लैटिन ग्रुप इसकी खोज करता है 1920 में। लैटिन ग्रुप कहाँ का था, तो लैटिन ग्रुप आपका था अमेरिका का। कहाँ का था बालक, तो अमेरिका का था, ध्यान रखिएगा। भारत में इसके अगर बात करते हैं तो सतीश गुजराल का नाम आता है एक्रेलिक रंगों के प्रयोग में। इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा एक्रेलिक रंग 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है कि घूंची किस माध्यम का अन्य नाम है। जो घूंची है वो किस माध्यम का अन्य नाम है, बताइए। तो घूंची बालक वो है आपका टेम्परा का अन्य नाम घूंची। टेम्परा का दो माध्यम होता है, आपको मैंने बताया था एल्बुमेन। एल्बुमेन इसका माध्यम होता है, एक होता है जल होता है इसका माध्यम। पेस्टल का शुष्क माध्यम ध्यान रखिएगा, तो आपको पता है इसकी शुरुआत भारत में औनी बाबू ने किया था, पेस्टल की शुरुआत। आयल कलर यानी तेल रंगों की बात करते हैं तो तेल रंग अलसी का माध्यम होता है इसका, ठीक है। अलसी के साथ अगर तेल रंग और अलसी का तेल मिलाते हैं तो इसको बोलते हैं फैट। और ध्यान रखिएगा ऑयल के साथ अगर मिलाते हैं तारपीन का तेल, उससे बोलते हैं लीन। ये भी मैंने अभी बताया आपको। बाटिक कला यानी कपड़े पर मोम की कलाओं के द्वारा बाटिक कला का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। टेम्परा आपको हो जाएगा घूंची का अन्य माध्यम हो जाएगा टेम्परा, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है कि चारकोल के लिए उपयुक्त लकड़ी कौन सी है। तो चारकोल के लिए सबसे उपयुक्त लकड़ी मानी जाती है अंगूर की लकड़ी, यानी 39 का ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 39 का ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया कि कैनवास पर दो रंगों को मिश्रित करना कहलाता है। कैनवास पर अगर दो रंगों को मिश्रण करेंगे तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, कैनवास पर ब्रश से, हाँ कैनवास पर
ब्रश से, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखिएगा ब्रश से दो रंगों को मिश्रित करना कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमिंग, साइजिंग ये तो आपकी है, लेकिन कैनवास पर जब दो रंगों को हम मिश्रण करेंगे उससे क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं ब्लेडिंग। क्या बोलते हैं बालक? उसे हम ब्लेडिंग के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम ब्लेडिंग कहते हैं, यानी 40 का बी। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइजिंग प्राइमिंग है क्या? तो कैनवास की प्रक्रिया है, जो शुरुआती दौर में हम चित्र को बनाते हैं कैनवास को, तो साइजिंग और प्राइमिंग करते हैं। अगला दिया है कि कठोर किनारों को अंगूठे या उंगली से मिश्रित करने को कहते हैं, यानी जो कठोर किनारा होता है उसको हम अंगूठे या उंगली से मिश्रण करना क्या कहलाता है? प्राइमिंग, साइजिंग तो हटा देंगे बिल्कुल, हैचिंग भी हटा देंगे। क्या कहलाएगा वो? बताओ। कठोर किनारों को अंगूठे या उंगली से मिश्रित करना क्या कहलाता है? उसको प्राइमिंग बोलते हैं या स्टेपरिंग बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं। हैचिंग का मतलब रेखाओं के द्वारा छाया प्रकाश, हैचिंग कहलाता है। ठीक है। अब दिया कि स्फुमातो जो होता है बालक, वो होता है कठोर किनारों को अंगूठे व उंगली से मिश्रित करना क्या कहलाता है? तो स्फुमातो कहलाता है। यानी आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? तो डी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया कि चित्र सूत्र के किस अध्याय में वर्तना के बारे में उल्लेख किया गया है? चित्र सूत्र में टोटल 9 अध्याय है। कहां से? तो 35 से लेकर 43 तक। टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 9 हो जाएंगे। अब इसी 9 अध्याय में वर्तना का उल्लेख कहां पे किया गया है? आपको तो पता है कि 5वें में किया गया परिपेक्ष्य का। परिपेक्ष्य का किसमें किया गया? तो 5वें में किया गया है। 5वें को हटा देंगे। वर्तना का, यानी वर्तना मतलब होता है छाया प्रकाश। इसका अगर छाया प्रकाश की बात करते हैं तो चित्र सूत्र के किस अध्याय में इसका उल्लेख मिलता है? 5वां तो हटा दिए, दूसरा में बिल्कुल हटा देंगे, प्रमाण का नाम आता है दूसरे में, दूसरा हटा देंगे। 7वें और 6वें में आपको बताना है। बताओ 7वें और 6वें में क्या हो जाएगा? 41 का डी, नहीं 42 का, यानी तो सुनो 42 का आपका हो जाएगा सी, यानी 7वें में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। किसमें मिलता है? तो 7वें में देखने को मिलता है। किसका? तो छाया प्रकाश यानी वर्तना का। अगला क्वेश्चन दिया है कि अति शीघ्रता से या त्वरित रेखांकन कहलाता है स्केच, अचयन, ब्लेडिंग या रैपिड स्केच। अति शीघ्रता से यानी जल्दी हम किसी कार्य को करना है, त्वरित रेखांकन करना है, उसको हम कहते हैं रैपिड स्केच। क्या बोलते हैं? उसको हम रैपिड स्केच कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 43 का। 44 नंबर देखेंगे कि चित्रकार के सहायतार्थ मानव देह का नमूना होता है। मानव देव का यानी देह का नमूना जो क्या होता है उसको बताएंगे। यानी चित्रकार के सहायता के तौर पे जो मानव देह का नमूना होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं क्या? तो मैनकिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रेपरी जो होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का कुर्सी पे कपड़ा लगा हुआ होता है, उसको ड्रेपरी कहते हैं। रीड पेन के माध्यम से हम कलाकृति को बनाते हैं, लेकिन मैनकिन जो होता है वो चित्रकार के सहायतार्थ मानव देह का नमूना होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला देखेंगे कि प्रांग के अनुसार तृतीय रंग में कौन नहीं है? जो प्रांग है, तो प्रांग के अनुसार तृतीय रंग में किसका नाम नहीं आता है? बैगनी, ऑलिव, रिसिटन, रसेट। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 45 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 45 नंबर का आपका हो जाएगा बी नहीं होगा, ए होगा बैगनी। बाकी तीनों क्या हैं? तो तृतीय रंग है, ध्यान रखिएगा, किसके? प्रांग के अनुसार। फिर देखते हैं बालक कि रंग की एक परत सूख जाने पर पारदर्शक रंग की दूसरी परत लगाना जिसमें नीचे की परत दिखाई देती रहे उसे हम क्या कहते हैं? दिया है ग्लेजिंग, पेंटिंग, ग्रिसाइल,
भैया वार्निशिंग 46 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। 46 नंबर का क्या हो जाएगा? यानी दिया है कि रंग की एक परत सूख जाने पर पारदर्शक रंग की दूसरी परत लगाना जिसमें नीचे की परत दिखाई देती रहे उसे हम कहते हैं क्या? तो उसे हम कहते हैं ग्लेजिंग। क्या कहते हैं? ग्लेजिंग कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 47 कि चित्रण के समय अलसी का तेल और तारपीन के तेल का अनुपात होता है। यानी जब हम चित्रण करेंगे तो अलसी का तेल और तारपीन का तेल कितना मिलाएंगे, कितना होना चाहिए? ठीक है। प्राग क्या है? प्राग एक विद्वान है बालक, प्राग एक विद्वान है और उसी के अनुसार रंग 3 होते हैं। तृतीय रंग, ठीक है, ऑलिव सीटन, रसेट। आई बात समझ में? ध्यान रखिएगा, यहां पे दिया कि चित्रण के समय अलसी का तेल और तारपीन के तेल का अनुपात होता है। तो 47 का क्या हो जाएगा? 50-50, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। फिर बात करते हैं बालक 48 नंबर क्वेश्चन को कि विभिन्न परतों में कार्य होता है। विभिन्न परतों में कार्य किसमें किसमें होता है? अब बताओ, क्वेश्चन नंबर 48 को बताना है। 48 तो विभिन्न परतों में जो काम होता है, तैल रंग में, एक्रेलिक में, टेम्परा में या तीनों में? तो विभिन्न रंगों में जो कार्य होता है वो तीनों में होता है। बाकी तीनों के बारे में हमने पिछली वाले सेशन में, पिछले वाले प्रश्नों में एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार और मैसेज टाइप कर देना, जिस क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन कर दिया, जिसके बारे में पुनः एक्सप्लेन करना कोई मतलब नहीं है, वीडियो थोड़ा लंबी चली जाएगी। आप लोग इस पर मैसेज कर देना, क्या सही कर रहे हैं हम कि फिर से एक्सप्लेन करें? आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन फिर कर दिए इनके बारे में, तेल रंगों के बारे में, एक्रेलिक, टेम्परा में, तो क्या समय नुकसान करें, ठीक है। तो एक बार मैसेज कर देना कि नहीं सर चल जाएगा, मतलब सही है। 49 नंबर दिया है कि एक बार में एक ही रंग किया जाता है। एक बार में केवल एक ही रंग किया जाता है, किस में? बाटिक में, तेल रंग चित्रण में, एक्रेलिक में या जल रंग चित्रण में? एक बार में एक ही रंग किया जाता है, एक ही बार रंगा जाता है, किस में? एक ही बार में एक ही को रंगा जाता है, किस में? क्वेश्चन नंबर 49 को बताएं, 49 बताएंगे। एक ही बार में एक ही को केवल रंगा जाता है बालक, 49 नंबर बता दो। तो 49 नंबर का हो जाएगा आपकी बाटिक कला। तेल रंगों में तो आप, तेल रंगों में नहीं होता है कि लाइट टू डार्क टू लाइट जाते हैं तो कई बार रंग सकते हैं। एक्रेलिक में भी कई बार रंगते हैं, कम अधिक होता है तो। जल रंग में भी कई बार रंग लेते हैं, कम बेसी होगा तो उसमें और मिला देंगे पानी उनी। बाटिक कला में एक ही बार में रंगा जाता है, क्योंकि सूख जाता है, वो सूखने के बाद कलाओं में अच्छे से नहीं होता है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 49 के बाद 50 कि किस विद्या में रंग सदैव कोमल और सूक्ष्म होते हैं? किस विद्या में रंग सदैव कोमल और सूक्ष्म होते हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। इम्पेस्टो में, तेल रंग में, वाश पेंटिंग में या पोस्टर में? बताएंगे किस विद्या में रंग सदैव कोमल और सूक्ष्म होते हैं? किसमें होते हैं बालक? तो ध्यान रखिएगा, किस विद्या में रंग सदैव कोमल और सूक्ष्म होते हैं? वो होता है वाश पेंटिंग। ऑप्शन नंबर आपका भी। वाश पेंटिंग की शुरुआत भारत में अवनी बाबू ने किया था, और सबसे पहले वाश पद्धति में जो चित्र बनता है 1905 में, पहला चित्र है भारत माता, ठीक है। दूसरा चित्र है आपका सांध्य दीप, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला आपका भारत माता हो गया, दूसरा आपका सांध्य दीप हो गया, ठीक है।
51 देखेंगे, दिया क्या है कि किस कला के अभाव में रूप और आकृति की रचना संभव नहीं है। किसके अभाव में? ये क्वेश्चन थोड़ा समझ के ध्यान देना, समझ के पढ़ना इस क्वेश्चन को, हड़बड़ी बिल्कुल मत करना। अगर हड़बड़ी करोगे तो हो गया कल्याण। हड़बड़ी मत करना, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। दिया क्या दिया है कि किस कला के अभाव में रूप और आकृति की रचना संभव नहीं है। रूप और आकृति की बात कर रहा है। रूप बनाना यानी आकृति बनाना किसके अनुसार संभव नहीं है? बताओ इसका आंसर। देखो पूछता है चित्रकारी के लिए क्या है, तो आपको धरातल तो याद रखना है, लेकिन हमको केवल रूप और रचना के बारे में बात कर रहा है, रूप और आकृति के बारे में बात कर रहा है। तो अगर आपको रेखा न मिले तो आपकी रूप और आकृति का निर्माण नहीं हो पाएगा। चित्रकला के सहायक होता है, चित्रकला नहीं की जा सकती है धरातल के अभाव में। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? अरे बालक 51 का आपका बी होगा यहाँ पे। यही तो प्रश्न समझना है। दिया है कि रूप और आकृति की रचना, सब कुछ आपके पास है, केवल फोकस कर रहे हैं रूप और आकृति पे। समझो ना, अरे भैया पहले समझ लो बतिया। केवल फोकस कर रहे हैं रूप और आकृति पे, चित्रकला पे नहीं कह रहा है। चित्रकला नहीं किया जा सकता है, चित्रकला किसके अभाव में नहीं किया सकता है, चित्रकला की बात करता है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ है, रूप और आकृति की रचना संभव नहीं है, वो है रेखा के द्वारा। रेखा के द्वारा, यानी आपका हो जाएगा 51 का बी। इसको लिख लेना, 51 का बी होगा। चित्रकला किसके अभाव में नहीं हो सकती है? तो धरातल के यानी अंतराल के अभाव में। दिया है कि किस प्रकार के तकनीक में प्रत्येक रंगों में सफेद रंग मिलाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया भाई। इस क्वेश्चन को तो मैं 100 नंबर देता हूं, और आप कितने नंबर देंगे आप खुद देख लो। कि किस प्रकार के तकनीक में प्रत्येक रंगों में सफेद रंग मिलाया जाता है। दिया है ग्वास, टेम्परा वाश या एना कास्टिंग। यानी किस प्रकार के तकनीक में प्रत्येक रंगों में सफेद रंग को भी मिलाया जाता है। जितना भी रंग आ जाए उसमें सफेद मिला देंगे। किसका नाम आएगा? 52 नंबर का बताइए। किसका हो जाएगा? तो 52 का आपका ये हो जाएगा ए, ग्वास में। 52 का क्या हो जाएगा? तो 52 का ये याद रखिएगा, ग्वास। ठीक है, किसको याद रखना है? तो 52 का ए, ग्वास को याद रखिएगा 52 का। 53 नंबर देखेंगे कि रेखांकन में सामान्यतः किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। अब बताओ इसका आंसर। 2B, 4B, 8B और 10B। तो अब देखो यहां पे अगर पूछ लेता है, ठीक है, अगर यहां पे ये पूछ लेता है कि रेखांकन में सामान्यतः किस पेंसिल का प्रयोग किया, अलग क्वेश्चन है। पूछता है कि सबसे अधिक कोमल कौन सी पेंसिल है, तो 10B लगा दो भाई। कोमल की बात कर रहा है, सबसे अधिक कोमल है। इतना कोमल है कि अगर इस बार एक बार लिख दोगे ना तो टूट जाएगी, इतना कोमल है। दिया क्या है कि रेखांकन में सामान्यतः किस पेंसिल का प्रयोग करते हैं, तो हम 4B का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? 4B का। रेखांकन की बात करते हैं। अगर 10B ले लिए तो तुरंत टूट जाएगा, टूट जाएगा, तुरंत टूट जाएगा। ठीक है, तो यानी सबसे अधिक कोमल पूछता है, तो कोमल में आपको याद रखना है किसको? तो कोमल में 10B को याद रखना है, और रेखांकन में 4B को याद रखना है। ठीक है, तो आप 53 को याद रखिएगा बी। 54 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। दिया है कि अलंकारिक आलेखन बनाए जाते हैं। जो अलंकारिक आलेखन बनाए जाते हैं किसके द्वारा? रंगों द्वारा, ज्यामितीय आकारों द्वारा, सीधी रेखाओं द्वारा, लयात्मक रेखाओं के द्वारा। अलंकारिक आलेखन बनाए जाते हैं किसके द्वारा? अलंकारिक रेखांकन बनाए जाते हैं किसके द्वारा? तो जो अलंकारिक आलेखन बनाए जाते हैं, अलंकरण किए जाते हैं, अलंकरण की बात किया जाता है। कौन? डी बता रहे हैं उसमें। डी कैसे होगा भाई? 53 का ए नहीं, 53 का बी। 53 का डी नहीं भैया, 53 का बी, याद रखना। ठीक है,
तो अलंकारिक आलेखन बनाए जाते हैं तो लयात्मक रेखाओं के द्वारा क्या बनाए जाते हैं, तो अलंकारिक रेखांकन बनाए जाते हैं। किसके द्वारा, तो लयात्मक रेखाओं के द्वारा, यानी 54 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन दिया है कि बिन शब्दों के आशय और संदेश को शीघ्र पद्धति प्रदान करता है। यानी बिन शब्दों के आशय से और संदेश को शीघ्र पद्धति कौन प्रदान करता है, रेखा, आकृति, रूप और रंग। बताओ ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आप टाइप नहीं कर रहे हो ना, फिर गलत बात है। हम बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं उसका आंसर तो कम से कम टाइप कर दो भाई। इस तरह के क्वेश्चनों को कम से कम टाइप करो कि हाँ क्वेश्चन है, कुछ तो है कंटेंट। टाइप तो करोगे नहीं। सबसे एक अपील है भाई कि जब बोला जाए कि प्रश्न बताओ, लेबल क्या है, प्रश्नों का लेबल सही है कि नहीं, बीच में बोलोगे तभी आप भी मोटिवेट होगे और हम भी होंगे, तभी पढ़ने का मजा आएगा। पता चला कि हम 50 क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते थक गए, तो ऊर्जा दो भाई, आप भी पढ़ोगे हम भी पढ़ेंगे, शांत मत रहो। तो बिन शब्दों के, देखिए बिन शब्दों के आशय और संदेश को शीघ्र पद्धति प्रदान करना कहलाता है रेखा के माध्यम से, आकृति के माध्यम से, या फिर रूप या रंग के माध्यम से। दूर से हम किसी को कुछ नहीं पढ़ेंगे बालक, हम किसको देख लेंगे, रंग के माध्यम से उसको पहचान लेंगे। किसके माध्यम से, तो रंग के माध्यम से पहचान लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब देखेंगे कि हाँ टार्चन का प्रयोग किसमें होता है, टार्चन का प्रयोग किसमें होता है। टार्चन लिखा गया लेकिन टार्चन है, ध्यान रखिएगा। टार्चन का प्रयोग किसमें होता है, तो दिया कि गिल्ली मिलावट में, सूखी मिलावट में, स्टेंसिल आर्ट में या ग्रेफिटो में। तो टार्चन का प्रयोग होता है, टार्चन का जो प्रयोग होता है बालक, वो होता है सूखी मिलावट में, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 56 का बी। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बिना किसी मिश्रण के रंगों के अलग अलग स्ट्रोक लगाना जो बिंदुओं के समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है। बिना किसी मिश्रण के रंगों के अलग अलग स्ट्रोक लगाना जो बिंदुओं के समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या बोलते हैं, ब्लेडिंग, इम्पेस्टो, ड्राई ब्रशिंग या ब्रोकन कलर। तो ऐसे को क्या कहते हैं बालक हम, बताइए। 57 को क्या हो जाएगा, तो 57 का आपका हो जाएगा ब्रोकन कलर। ब्रोकन कलर की शुरुआत किसने किया था, तो जॉन कांस्टेबल ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 दिया है कि सूखे हुए कठोर ब्रश या टूथ ब्रश के अग्रभाग से स्प्रे करके चित्र बनाने को क्या कहते हैं। ये भी वो अच्छा क्वेश्चन है, फिर से पढ़ लो इस क्वेश्चन को। टार्चन क्या होता है, एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम सूखी मिलावट को बनाते हैं, पूरा करते हैं, उसी को टार्चन बोलते हैं। ये भैया डी बी मत लिखा करो, क्वेश्चन नंबर कौन से किसका आंसर आप दे रहे हो ये लिखा करो, ठीक है, डी बी मत लिखा करो। बताओ इसका 58 नंबर क्वेश्चन का, इसका हो जाएगा स्टेपरिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी। 59 देखेंगे कि ब्लोन ब्लास्ट कहते हैं किसको, हम ब्लोन ब्लास्ट किसे कहते हैं, गुब्बारे को फोड़कर रंग भरना, रंग भरे हुए पटाखे को फोड़ना, धरातल पर रंग की बूंदों को मुंह अथवा स्ट्रा से फूंकना, रंग भरे गुब्बारे को कैनवास पर फोड़ना। 59 का बताएंगे क्या हो जाएगा, उनसठ का आपका हो जाएगा 58 का डी बता, 59 का आपका हो जाएगा सी। 59 का सी क्या हो गया, तो धरातल पर रंग की बूंदों को मुंह अथवा स्ट्रा से फूंकना, यानी आपका 59 का सी, याद रखिएगा। अगला दिया है कि भूमि बंधन में कितनी क्रियाएं होती हैं,
भूमि बंधन में कितनी क्रियाएं होती हैं? तो दिया है 2, 4, 6 या 3। तो भूमि बंधन में आपकी 2 क्रियाएं होती हैं। एक होता है साइजिंग, एक होता है प्राइमिंग। ये भूमि बंधन में 2 क्रियाएं होती हैं, एक साइजिंग एक प्राइमिंग। क्वेश्चन नंबर 60 का आपका हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन दिया है कि कलात्मक तत्वों का कलात्मक अंकन कहलाता है। कलात्मक तत्वों का कलात्मक अंकन क्या कहलाता है? उसको हम संयोजन कहते हैं। सहयोग क्या है? किसी आकृति को रूप प्रदान करना, सहायता प्रदान करना सहयोग कहलाता है। संतुलन क्या होता है? जिसमें भार की अनुभूति, उसे हम संतुलन कहते हैं। षडांग क्या है? तो कला के 6 अंगों को हम षडांग कहते हैं। संयोजन क्या है? तो कलात्मक तत्वों का कलात्मक अंकन कहलाता है संयोजन, यानी 61 का सी। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कि फ्रेस्को बुनों का सही क्रम क्या है? तो फ्रेस्को बुनों में ध्यान रखिएगा, तो आर्चियो जो होता है फ्रेस्को बुनों में शुरुआती दौर में एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम उस धरातल की परख करते हैं, उस धरातल को देखते हैं, उसी को हम आर्चियो कहते हैं। सबसे पहले आर्चियो करेंगे भाई किसी भी फ्रेस्को बुनो माध्यम में। तो आर्चियो सबसे पहले दिया है, किसी में नहीं दिया, नहीं दिया, तो आपको ये लगा देना है। आर्चियो के बाद ड्राइंग करेंगे, ठीक है, तब इंटानासो करेंगे, फिर पेंटिंग करेंगे। इंटोनासो यानी उसकी देख रेख, अच्छे से अंकन किया है कि नहीं किया, तब इसमें हम पेंटिंग करेंगे, तब आपका बनता है फ्रेस्को बुनो का माध्यम। यूजीसी नेट हो सकता है कि आपको टीजीटी में ही पूछ ले, थोड़ा इस लेवल में रखा गया है कि आप लोग भी थोड़ा दिमाग दौड़ाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 दिया है, एक टेम्परा पेंटिंग तकनीकी का क्रम क्या है? तो एक टेम्परा पेंटिंग का क्रम जो है बालक ध्यान रखिएगा, सबसे पहले गैसो करेंगे, गैसों के माध्यम से फिर पाउसिंग करेंगे, फिर ड्राइंग करेंगे, फिर पेंटिंग करेंगे। इसमें ढूंढना क्या है? एक टेम्परा पेंटिंग में लल्लन टाप तरीका अगर लगाना होगा तो सबसे लास्ट में किसी कलाकारी में हम पेंट लगाते हैं। अब ढूंढ लो किसमें सबसे लास्ट में पेंटिंग है। तो सबसे लास्ट में पेंटिंग किसमें है? तो बी में है, तो बी लगा दो। ये तरीका आपका हो गया, सबसे लास्ट में हम पेंटिंग ही करते हैं। और किसी में क्या दिया क्या? ड्राइंग तो बिल्कुल लास्ट में नहीं करेंगे, पाउसिंग तो बिल्कुल नहीं करेंगे। इनमें से कोई नहीं दिया, आप सब नंबर आपका 20 सही होगा, 63 का बी। क्वेश्चन नंबर दिया है 64, सूखे धरातल पर बिना तेल के रंग को तुलिका के माध्यम से लगाने को क्या कहते हैं? यानी सूखे धरातल पर बिना तेल के रंग को तुलिका के माध्यम से लगाने को क्या कहते हैं? 64 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। सूखे धरातल पर ध्यान रखिएगा, तो सूखे धरातल पे क्या हो जाएगा? सूखे धरातल आप हो गया ड्राई ब्रशिंग, यानी ऑप्शन नंबर 1, 64 का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निर्माण की दृष्टि से रंगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो निर्माण की दृष्टि से रंगों को 2 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन सा है? एक कार्बनिक, एक अकार्बनिक। एक कार्बनिक हो जाएगा, एक अकार्बनिक। कार्बनिक में आपके रासायनिक रंग आएंगे, अकार्बनिक में आपके खनिज रंग आएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी निर्माण की दृष्टि से रंगों को 2 भागों में बांटा गया, कार्बनिक में रासायनिक और कार्बनिक में आपके खनिज रंग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 दिया है कि जिंक व्हाइट तथा फ्लेक व्हाइट, ये जिंक व्हाइट फ्लेक व्हाइट ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, में सबसे अधिक घना कौन होता है? घनत्व तो किसका होता है? तो फ्लेक व्हाइट का होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, किसमें सबसे अधिक घना होता है? कौन सबसे अधिक घना होता है? तो आप याद रखिएगा फ्लेक व्हाइट, यानी ऑप्शन नंबर 1, 66 का ये हो जाएगा। 67 देखेंगे कि टेम्परा ग्रास में अंडे तथा तेल का अनुपात क्या होता है? तो अंडे और तेल का अनुपात दोनों बराबर होता है, 1 संबंध 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सिंपल प्रश्न है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 68 दिया है कि चित्र के आउटलाइन को क्या कहते हैं? एंटीरसन, पटसन, क्रिस्टल या चौखटे। चित्र के आउटलाइन को हम किस नाम से जानते हैं? बताओ, चित्र के आउटलाइन को हम किस नाम से जानते हैं?
तो चित्र के आउटलाइन को हम जानते हैं एंटिरसन के नाम से, यानी 68 का ये हो जाएगा। 69 देखेंगे कि कैनवास का अन्य नाम क्या है, पटसन, किरमिच, लीलन। ये तो इसका कपड़े का नाम है। किरमिच जो होता है कैनवास का अन्य नाम होता है, इनमें से कोई नहीं हटा देंगे, यानी 69 का हो जाएगा बी। 69 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 70 का देखेंगे कि एयर ब्रशिंग यानी फुहार रंजित की खोज किसने किया था, तो फुहार रंजित की खोज करने वाले आपके थे, एयर ब्रशिंग फुहार रंजित की खोज करने वाले थे आपके विद्वान, जिनका नाम आता है चार्ल्स बार्ड्रिक, यानी 70 का ए हो जाएगा। 71 का देखेंगे, दिया है कि संबद्धता के सिद्धांत का सबसे प्रमुख अनुपात क्या है, तो संबद्धता के सिद्धांत का प्रमुख अनुपात तो ये चारों है, लेकिन सबसे प्रमुख अनुपात बालक है वो आपका 2:3। क्या हो जाएगा, सबसे प्रमुख अनुपात। संबद्धता का सिद्धांत वही जो यूनान में हुआ था, यूक्लिड महोदय ने दिया था, ठीक है। इसका सही अनुपात होता है 2:3, याद रखे रहिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, दिया क्या कि ललित कला के कितने भेद होते हैं, तो ललित कला के बालक 2 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। ललित कला के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकारों में सबसे पहले आपको मैंने बताया था काव्य कला को, काव्य कला के बाद हमने बताया था संगीत कला को, संगीत कला के बाद हमने बताया था चित्रकला को, चित्रकला के बाद हमने बताया था मूर्ति कला, और मूर्ति कला के बाद हमने बताया था स्थापत्य कला को। किसको, स्थापत्य कला को। ये 5 कलाएं हैं हीगल महोदय के अनुसार, ठीक है। इन 5 कलाओं में इसी को, ये 5 प्रकार की कला होती है, लेकिन भेद 2 होते हैं। भेद 2 क्या हो जाएंगे, संगीत कला और जो काव्य कला है बालक की, और रूपरत कला है, इसका रूप नहीं है, और रूपरत कला है, तो एक भेद ये हो गया, और जिसका रूपरत कला है एक भेद ये हो गया। तो यही 2 आपके क्या हो गए, रूप भेद, यानी ललित कला के भेद हो गए। 2 प्रकार के होते हैं। अब प्रकार पूछता है तो ललित कला के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, काव्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला। सबसे निम्न कोटि की कला होती है आपकी स्थापत्य कला, घटिया किस्म की कला होती है। ये आपके लगभग 72 क्वेश्चन कला के तत्व से कंप्लीट हो गए। लगभग मैं बता दूं कि अगर इतना जितना पढ़ाया गया इतना पढ़ लोगे तो कोई बाहर ही नहीं पूछेगा, ठीक है। अब कोई बताओ, किसी को कोई डाउट हो इतने प्रश्नों में तो बता सकता है। इन सभी की क्लास की PDF PPT की अभी एडिट करवा के अपलोड कर देंगे। बाकी जो जिस तरह इसको लिखा गया, लिख के बनाया गया प्रश्नों का, उसका भी हम PDF आपको उपलब्ध करा देंगे। एक बार आप रिवीजन कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो बताए, कोई डाउट हो तो मैसेज करेगा, नहीं तो फिर हम सेशन समाप्त करें। रेखांकन पेंसिल वाले ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन क्या है मैं बता देता हूं। देखिए, जब पूछता है कि सबसे कोमल पेंसिल है, कोमल या स्मूथ पूछता है, तो जितना ज़्यादा बी लगा दीजिएगा उतना बी होगा, ठीक है। तो 10 बी वहाँ पे हम सही कर देंगे। लेकिन रेखांकन के लिए क्या होता है, कोमल अलग होता है, सबसे अधिक कोमल वो अलग हो जाएगा। लेकिन रेखांकन के लिए जब पूछता है तो हम रेखा बनाएंगे, बार बार रेखाएं खींचेंगे तो टूट जाएगी वो कलम। लेकिन असली जो बेस्ट होती है, स्मूथ होती है, वो 4B होती है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, रेखांकन करते हैं। और इसका प्रयोग करेंगे तो इसको जब हम क्या कटर से ही इसको जब हम छिलेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगी वहीं पे। बहुत बारीकी होती है। 10B देख लीजिएगा मांग के, और 4B मांग के देख लीजिएगा कितने में क्या आंसर है, किसको रेखांकन करेंगे और कौन सी स्मूथ है, ठीक है। 17 नंबर क्या क्वेश्चन है भाई, देखिए प्रीवियस मत जाइए, हमने कहा देखिए प्रीवियस मत जाया करिए, प्रीवियस जाएंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी बालक। जिसको डाउट हो वो तुरंत बता दे। 17 नंबर क्वेश्चन उसी समय पूछना चाहिए था। हाँ, अपना निश्चित आकार तथा रूप देता है, वो कौन हो जाएगा,
वो रूप हो जाएगा बालक, ध्यान रखिएगा, वो रूप ही कहलाएगा, और हर हालत में वो रूप ही कहलाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, 17 का आपका यही होगा। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछे। और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछेगा फिर। नहीं, 2 भी आंसर सही नहीं होगा, 4 भी सही है आपका, 4 भी सही है मैम। 6B का आप प्रयोग शेडिंग के लिए कर सकती हैं, 4B का भी आप लोग करते हैं, जबरदस्ती लोग करते हैं, लेकिन लिखित में नहीं। 4B इसका आंसर बेस्ट होगा रेखांकन के लिए। और अगर 2B का आप प्रयोग करेंगे तो और कठोर हो जाएगा, वो स्मूथली नहीं होगा वो। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ डाउट होगा तो पिन कर देगा मैसेज, डाउट सेशन हम बना देंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास आपकी होगी प्रागैतिहासिक की, पढ़ के आया करिए प्रागैतिहासिक। कल की क्लास होगी प्रागैतिहासिक का, तो पढ़ के आया करेंगे तभी मजा आएगा, बहुत अच्छे प्रश्न बने उसमें भी। तो पुनः सभी को नमस्ते प्रणाम, बायोटेक कर बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं कल के सेशन में इसी ऊर्जा के साथ, 70 क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करके। जो भी दिक्कतें होंगी बता दीजिएगा, जो भी पढ़ाने में अगर कमी होगी तो मेरे नंबर पे फ़ोन करके बता दीजिए सर ये कमी है, फिर मैं कल से सुधार कर दूंगा, क्योंकि आपके अनुसार मुझे पढ़ाना है, अपने अनुसार नहीं पढ़ाना है। ठीक है, तो पुनः सभी को नमस्ते प्रणाम, बायोटेक कर बेस्ट ऑफ लक।